बहुत बड़ी तादाद में यूके से और यूरोप से जो पढ़ा लिखा तबका है वो हमारा। मेरे दोस्तों, मैं अपनी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के आगे रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मैंने क्यों छोड़ा। उसकी सबसे बड़ी वजह, उस डकैती में जो गाड़ी यूज़ हुई है वो मेरी बेची हुई है। हालांकि जब उन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो मैंने पुलिस के जिस डिपार्टमेंट में जिस सीट पर आप बैठें, इस सीट के ऊपर अगर आप असाइलम लेंगे तो आपको तो रिटायरमेंट के बाद भी। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं 3 टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि 2025 जो है वो जा रहा है, ख़त्म हुआ है, आज आखिरी दिन है। और 2025 की वो कॉल्स के साथ आपको जिक्र करूंगा क्योंकि यूट्यूब पे मौजूद हूँ। बहुत बड़ी तादाद में आप लोग मुझे कॉलें करते हैं, अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं। तो इस पूरे साल की जो अहम बातें हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझे सुन के तकलीफ़ हुई, वो आप लोगों से जिक्र करूंगा। पहले बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में यूके से और यूरोप से लोग, पढ़े लिखा जो तबका है वो छोड़ के दुबई और खलीजी ममालिक में जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो बीबीसी की रिपोर्ट आप लोगों को सुनाऊंगा, बताऊंगा। तीसरा मेरे दोस्तों, आपको बताऊंगा कि मैं अपने होम कंट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूं। तकरीबन 4.5 साल पहले मैंने अपना होम कंट्री क्यों छोड़ा, क्यों मैं परेशान हो के अपने होम कंट्री से भागा, इसके पीछे वजह क्या थी, वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आए वीडियो शुरू। मेरे दोस्तों, सबसे पहले बीबीसी की फ्रेश रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में यूके से और यूरोप से जो पढ़ा लिखा तबका है वो हमारा यूके यूरोप छोड़ के वो खलीजी ममालिक की तरफ जा रहा है। उसकी बीबीसी के मुताबिक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि कम तनख्वाह और ख़र्चे बहुत ज़्यादा। इनका कहना है कि यूके का एक कमरा दुबई के 2 अपार्टमेंट के बराबर है। सैलरी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, कोई सेविंग नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यहाँ पे पढ़ लिख के खलीजी ममालिक का रुख कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यूके और यूरोप आना चाहते हैं। तो खर्चे यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं कि हमारे लोग जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि यूरोप आएंगे और वो माला माल हो जाएंगे, यूके जाएंगे और माला माल हो जाएंगे। लेकिन अगर जिस यूरोपियन कंट्री में मैं खड़ा हूँ, इसकी अगर बेसिक सैलरी के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो 870 यहाँ की बेसिक सैलरी है। वो बेसिक सैलरी भी यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो एशियन लोगों के पास ही काम करते हैं और वो उनको दबा के यूज़ करते हैं। इस हवाले से अगर मैं आपको यहाँ का बताऊँ कि यहाँ पे घर कितने का मिलता है, T2 अपार्टमेंट भी आप लेने जाएंगे तो उसकी जो कीमत है वो 800 से लेकर 1000 यूरो तक है। और यहाँ की जो सैलरी है वो 870 है। मतलब एक आदमी अगर वो चाहता है कि अपनी फैमिली को T2 अपार्टमेंट में रख सके, यहाँ पे किसी शॉप पे या कहीं काम करके, तो वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो पूरा एक घर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, खाना तो दूर की बात। यहाँ पर एक कमरा ऑलमोस्ट अगर आप लिस्बन में लेते हैं तो वो आपको मिलता है कम से कम 400 से 500 यूरो का, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक मज़दूर आप देख लें जो एशियन के पास काम कर रहा है, उसको 700-800 यूरो से ज़्यादा कोई नहीं देता। और यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है वो 870 है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ये सोच के यहाँ पर आते हैं, इतने पैसे एजेंटों को खिला के कि यहाँ पर आप सर्वाइव करेंगे और किसी तरीके से बहुत अमीर बन जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। अपने होम कंट्री में अगर बैठे हैं तो जो पैसा 50-60 लाख रुपए आप वीज़ा ख़रीद के यहाँ आना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि आप वहीं पे अपना कोई बिज़नेस कर लें। मैं ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं खुद यूरोप में रह रहा हूँ और आप लोगों को मना कर रहा हूँ, ये हरगिज़ बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि बीबीसी की रिपोर्ट यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि आप यहाँ पे आने के बाद इतना आसान नहीं है आपको अरबपति बन जाना। तो जितनी भी मेरे दोस्तों मेरे पास कॉल्स आती हैं तो वो ज़्यादातर बोलते हैं कि मुर्तज़ा भाई, हमने कोई 50 लाख रुपए कर्ज़ लेके ये यूरोप का वीज़ा किसी से ख़रीद लिया और हम लोग यूरोप आ रहे हैं, तो हमारे लिए आगे आसानियाँ हो जाएंगी, ये इंशाल्लाह ये तो पैसे हम 1 साल में बना देंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं खुद यूरोप में रह रहा हूँ, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, अगर आप ये उधार कर्ज़ करके कमेटियाँ डाल के ये अपना पूरा पाकिस्तान का पैसा, इंडिया का पैसा, अगर उस पैसे से आप वीज़ा ख़रीद के यहाँ पर आ जाते हो तो वो लोन भी आपके लिए उतारना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा मेरे दोस्तों, हर साल के आखिर में मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें बताता हूँ कि इस साल, क्योंकि मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ, मैंने आपसे जिक्र किया कि आप लोग चीज़ें अपनी मुझसे शेयर करते हैं, तो इस साल 2025 की जो सबसे तकलीफ़ दे बात थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करता चलूँ ताकि आप लोगों के ये इससे आपको कुछ सीखने को मिले और ये चीज़ें आपके काम आएँ। एक फैसलाबाद की बहन थी, उनकी मेरे पास कॉल आई तो उन्होंने बोला कि मुर्तज़ा भाई, हमारी शादी को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड के पास जर्मनी का विज़िट वीज़ा था और वो जर्मनी आ गए। जब हमारी शादी हुई तो उनका फ्रेशली वीज़ा लगा हुआ था, इस वादे के साथ हमारी शादी हुई थी कि वो 2.5 से 3 साल में मुझे बुला लेंगे। लेकिन आज पूरे 10 साल हो गए और वो मुझे बुला नहीं सके और ना खुद वो पाकिस्तान आए। अच्छा, उनका कहना यही है कि बस थोड़ा सा टाइम और है, थोड़ा सा टाइम और करके उन्होंने ये 10 साल निकाल दिए। तो अज़ियत और तकलीफ़ की बात ये है कि हम लोग इस तरीके से झूठे वादे कर लेते हैं जबकि हमारे पास टूरिस्ट वीज़ा होता है और उस टूरिस्ट वीज़े पे यूरोप के डिफरेंट कंट्रियों में जाके असाइलम हम कर लेते हैं और असाइलम की जो हेयरिंग है वो 10-10 साल बाद भी आती है। तो हम इस तरह से किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो वो बहन बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। जी मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी दूसरी कॉल, जो एक मुझे बहुत ज़्यादा सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उसकी वजह ये थी कि हमारे बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे रैंक के, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि मुर्तज़ा भाई, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैं इस वक्त फ़्रांस में मौजूद हूँ और क्या ऐसी मुझे पॉइंट रखने चाहिए जिसकी वजह से मुझे फ़्रांस में असाइलम मेरा पास हो जाए और मुझे जल्दी पेपर मिल जाए।
तो मैंने उनसे बोला कि आपका असाइलम पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुलिस के जिस डिपार्टमेंट में जिस सीट पे आप बैठे हैं, इस सीट के ऊपर अगर आप असाइलम लेंगे तो आपको तो रिटायरमेंट के बाद भी इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है कि आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं हो सका। तो उन्होंने फिर मुझे मिसाल दी कि नहीं यार, वो चौधरी असलम को भी तो शहीद किया ही था ना, तो मैं अब अपने होम कंट्री नहीं जाना चाहता और मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ के पेपर मिल जाए। तो उन्होंने फ्रांस में उसका अपनी सीट के ऊपर उन्होंने असाइलम ले लिया। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों 2025 की मेरे लिए तकलीफ़देह बात थी कि एक इतनी अच्छी सरकारी नौकरी के जो बड़े आला अफसरान हैं, वो अपनी जॉब ख़त्म करने के बाद यूरोपियन कंट्री में जा के असाइलम ले रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं अपनी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के आगे रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान मैंने क्यों छोड़ा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि 2001 में मैं बड़ी छोटी उम्र में मैं इंग्लैंड गया था, और वो ज़माना वो था कि उस ज़माने में बहुत आराम से आप जो है वो इंग्लैंड में सेटल हो सकते थे, और लोग उस ज़माने के मेरे साथ के गए हुए वो पासपोर्ट भी लेके बैठे हैं। उसमें मैं अपने एक भाई की भी मिसाल दूँगा। दूसरा, मुहब्बुल वतनी की वजह से मैं पाकिस्तान आया। मैंने वहाँ गाड़ियों का बिज़नेस में करता था। तो एक दिन आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि मैं जिसकी वजह से मेरा ब्रेन ड्रेन हुआ। तो रात को कोई तकरीबन 4 बजे घर पे रेड हुई, और रेड में बहुत सारे पुलिस वाले आए, और इत्तेफाक की बात है उस वक्त मैं घर में मौजूद नहीं था, और मेरे वालिदैन को बोल कर गए कि अभी वो मुर्तज़ा अगर घर पे नहीं है तो उसको बोलो वो गुलबर्ग थाने में आके हमें रिपोर्ट। तो मेरे दोस्तों, मेरे वालिदैन का मुझे फ़ोन आया और मुझे बताया कि भाई वो गुलबर्ग थाने में तुम्हें जाके रिपोर्ट करनी है। क्या तुमने ऐसा ख़तरनाक काम कर दिया कि घर वाले हमारे पुलिस हमारे दरवाजे तक आना शुरू हो गए। मैं बहुत परेशान हुआ। अगले दिन मैं जिसके साथ काम करता था पार्टनर के साथ, उसको लेके जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने मुझे पकड़ के बिठा लिया और उन्होंने मुझे बेहद डराया। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ अच्छी सलाम दुआ की वजह से मैंने पुलिस के आला अफसरान से गुजारिश की कि मुझे पता नहीं गुलबर्ग थाने में इन्होंने बुलाया है, मैंने ना कभी कोई चोरी की है ना कोई मेरी ख़ता है, तो मुझे पता तो चले कि मेरे पे कोई FIR है या मसाइल क्या है। तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया, बोला कोई घबराने की बात नहीं है, तुम जाओ उनसे पूछो कि तुमने क्या किया है, अभी तक कोई तुम्हारे पे FIR नहीं है। जब मैं गया गुलबर्ग थाने में तो वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो आज भी मेरे फ़ोन लिस्ट में मैंने उनका नंबर सेव किया हुआ है, शायद वो वीडियो देख भी रहे होंगे। उन्होंने मुझे इतना हैरेस किया, इतना मुझे डराया, इतना मुझे परेशान किया, और उन्होंने मुझे बताया कि तो नेमतुल्लाह खान साहब जो कि कराची के मेयर रहे हैं, उनके घर पे एक डकैती पड़ती है, और उस डकैती में जो गाड़ी यूज़ हुई है वो मेरी बेची हुई है। हालांकि जब उन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो मैंने उनको एफिडेविट दिखाया, मैंने उनको सारे वो प्रूफ दिखाया कि ये गाड़ी मैंने 4 दिन पहले ही अपने इस फला भाई को बेची है। उसका मैंने एफिडेविट मेरे पास मौजूद है, मेरे पास उसका NIC मौजूद है। मेरे दोस्तों, होता क्या है पाकिस्तान में, जो नॉर्मली वहाँ पे जो गाड़ियों का काम करते हैं तो वो एफिडेविट एक बना लेते हैं सरकारी एक बॉन्ड पेपर पे, और अपने पास प्रूफ रख लेते हैं कि हमने आपको गाड़ी बेची है। हर गाड़ी में अगर ख़रीदूँ अपने नाम पे करा के फिर आगे बंदे को बेचूँ उसके नाम पे करा के, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वैसे ही बड़ा कम मार्जिन होता है, और पहले अपने नाम पे कराओ ख़रीदी हुई गाड़ी और फिर उसके नाम पे कराओ, तो ये बड़ा मुसीबत हो जाती है। अगर महीने में आप 10 गाड़ियाँ बेचते हो तो 10 बार गाड़ी पहले अपने नाम पे कराओगे, फिर उस बंदे के नाम पे कराओगे जिसको बेची है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करता था कि जिसको गाड़ी बेचता था उससे वादा और लिखवा लेता था कि 7 दिन के अंदर अंदर ये गाड़ी आपने अपने नाम पे करानी है। लेकिन जिनको मैंने बेची थी उनका एफिडेविट भी मेरे पास था, उनका प्रॉमिस लेटर भी मेरे पास था, उनका NIC की पूरी कॉपी भी मेरे पास थी। अब उन्होंने वल्लाह आलम आगे जाके नेमतुल्लाह खान साहब के घर पे डकैती मारी, ठीक है। अब गाड़ी ट्रेस हुई फर्स्ट ऑनर से जिसके नाम थी। ऑनर ने बोला मैंने मुर्तज़ा को बेची है, मेरे पास आए तो मैंने उनको दिखाया कि भाई मैंने फ़लाँ साहब को बेची है। तो अब उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सबको बुला लिया जिसके नाम पे गाड़ी थी और जो इस गाड़ी में इन्वॉल्व था। हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जानता था कि मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं कि गाड़ी मैं बेच चुका हूँ, आगे इस बंदे ने डकैती की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे पूरा टाइम थाने में रखा, मुझसे इन्वेस्टिगेशन करते रहे, अजीब किस्म की मुझे गालियाँ भी पड़ती रहीं, ठीक है। और आखिर में मुझे डराया गया और 2 चीज़ें मुझे बताई गई कि अगर तुम चाहते हो कि तुम थाने आओ तो तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा, अगर एक बार थाने आना है, अगर तुम चाहते हो तुम्हें आना ही ना पड़े तो तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, पहले तो मैंने ये बात सोची, मैंने सोचा कि यार मैंने जो बड़े ऊपर के आला ऑफिसर को मैंने अपनी बात बताई है, उन्हीं से मैं, जो मेरे जानने वाले हैं, उन्हीं से मैं कांटेक्ट करके ये मामला ख़त्म कराऊं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बोला कि जब तक मैं लिख के नहीं दूंगा तो तुम फंसे रहोगे, अब तुम्हारे ऊपर है कि अपने ताल्लुकात पे चले जाओ या खामोशी से मेरे पास आ जाओ, मैं अपने कलम से ही तुमको इसमें से रिमूव कर देता हूँ। हालाँकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। फिर मेरे दोस्तों वही हुआ कि मैं रिश्वत देने पे मजबूर हुआ। मैंने एक भारी रकम जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुलबर्ग थाने को जो थे उस टाइम पे उनको दी। उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुआ और जगह जगह जब मैं कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता था
शारे फैसल पे किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, फिर मुझे उठा के ले जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुका था और मुझे एक यही काम नज़र आता था वहाँ पे कि यार यही एक काम है फ़िलहाल मेरे हिसाब से कि गाड़ियों का बिज़नेस मैं कर सकता हूँ, और उस वक्त मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर ये फ़ैसला किया यार ये कंट्री छोड़ देता हूँ मैं, और मुझे पछतावा हुआ इस बात का कि यार अच्छा खासा मैं एक टाइम पे अपने इंग्लैंड में मैं सेटल था और मुहिब्बुल वतनी की वजह से मैं पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान आकर मैंने ये सोचा कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं किसी इदारे को बुरा नहीं कह रहा, इदारे बहुत अच्छे हैं, ऊपर के आला अफसरान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे नीचे के लोग हैं, ठीक है, वो करप्ट है, वो करप्ट माफिया है, जिसकी वजह से हम जैसे लोग जो हैं वो मजबूर होते हैं अपना होम कंट्री छोड़ने के लिए। आप यकीन करें इस बात को इतना टाइम गुजर गया, लेकिन आज मैं उस टाइम पे मैं इतना स्ट्रेस में था कि आज भी ये बातें नहीं भूला, आज भी मैं तकलीफ़ में हूँ जब भी वो बात मुझे याद आती है और मुझे जहनी डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैंने अपना होम कंट्री छोड़ा। और मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि कभी खुदा न खास्ता आप लोगों के साथ ऐसा, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हैं, आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आपके साथ इस 2025 में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हो, वो भी ज़रूर बताइएगा। तो बस ये छोटा सा व्लॉग बनाने में आया था आप लोगों को अपडेट करने के लिए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।